दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें वर्तमान में हमारा चल रहा है कौन सा टॉपिक, छत्तीसगढ़ का इतिहास। हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में तत्कालीन समय में जनजातीय विद्रोह को आपका पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब हम इस छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंटिन्यू करते हैं और हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वह आ जाता है कौन सा शासन, मराठा शासन। और मराठा शासन में आपका आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास के समय ही यह आपका प्रारंभ होता है हमारा मराठा शासन। और आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में मराठा शासन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा भाई? प्रत्यक्ष मराठा शासन, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, अंग्रेजों के अधीन मराठा शासन और पुनः मराठा शासन। प्रत्यक्ष मराठा शासन कहने का अर्थ हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे बिंबाजी भोसले हैं वो नागपुर क्षेत्र से हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आते हैं आपका, और परिस्थिति का मौका का फायदा देखकर उन्होंने छत्तीसगढ़ में ही निवास किया और छत्तीसगढ़ में ही अपने आप को स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित कर दिया और प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में ही आपका रहकर शासन किए। इस कारण कहा गया क्या, प्रत्यक्ष मराठा शासन कौन चलाए हैं? बिंबाजी भोसला ने। इसी तरह अप्रत्यक्ष मराठा शासन का अर्थ है कि जो हमारे बिंबाजी भोसला के बाद राजा बनेंगे उसका नाम है आपका व्यमकोजी भोसला। और व्यमकोजी भोसला है वो नागपुर में बैठेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ में नियुक्त करेंगे क्या, सूबेदार, और उन्हीं सूबेदारों के माध्यम से शासन करेंगे। इस कारण इसको सूबा शासन की संज्ञा दी गई है और यह कैसा शासन हो गया, अप्रत्यक्ष शासन। इसके बाद आपका व्यमकोजी भोसला का जो शासन है समाप्त होने के बाद जो सूबा शासन है, उसके बाद आपका रघुजी तृतीय राजा बनना था, लेकिन रघुजी तृतीय आपका छोटा रहता है आपका। इसी कारण अंग्रेज आपका उनका अधीन ले लेते हैं और अंग्रेजों ने आपका ब्रिटिश अधीक्षकों के माध्यम से शासन किया, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है अंग्रेजों के अधीन मराठा शासन। ठीक है, फिर हमारा इसी में आपका अंग्रेजों के अधीन मराठा शासन में अधीक्षकी शासन चलेगा, बहुत सारे अधीक्षक नियुक्त होंगे हमारे, और इनके शासनकाल के बाद आपका रघुजी तृतीय बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा तो पुनः उसको हम मराठा शासन दे देंगे, जिसको नाम दिया गया है पुनः मराठा शासन, रघुजी तृतीय का। तो चलिए हम इसके सूबेदार और इनके आपका जो हमारे अधीक्षक है और हमारे जिलेदार हैं उनके नाम को हम याद कर लेते हैं। याद करने का बहुत ही सरल तरीका मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ कि नाम को बार बार आपका पढ़ना है ना भाई। नाम को बार बार पढ़ेंगे तो वह आपका अपने आप याद हो जाएगा। जैसे हमारे सूबेदार कौन कौन नियुक्त हुए, तो आपका महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर, हमारे केशव गोविंद, भवानी कालू और सीताराम टाटिया है, विकासी गोपाल है, और इसके बाद आपका यादाराव दिनकर। इस तरह से उनका सीक्वेंस याद रखना है। हमारे अधीक्षकों में कौन कौन अधीक्षक होंगे, तो एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन और क्रॉफर्ड। बहुत ही सरल तरीके से याद हो जाता है। 4 बार बोलोगे आप, एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्रॉफर्ड, एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्रॉफर्ड, तो अपने आप ही वह आपका याद हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे जो जिलेदार हैं उसका नाम भी आपका अपने आप याद हो जाता है। केजी से याद कर लेना है उसके प्रथम और अंतिम राजा को। प्रथम हमारे होंगे जिलेदार कौन, कृष्णराव अप्पा, और अंतिम है गोपाल राव अप्पा। बीच में बहुत सारे हमारे अन्य जिलेदार हैं, अमृत राव, सदरुद्दीन है, इंटिक राव, सखाराम बापू, ऐसे करके। तो चलिए आगे एक एक करके उसको हम एक्सप्लेन करते हैं टॉपिक वाइज। आधुनिक इतिहास, और इसमें हम पहला देखेंगे क्या, प्रत्यक्ष मराठा शासन। कब से कब चला है प्रत्यक्ष मराठा शासन? तो प्रत्यक्ष मराठा शासन 1758 से लेकर 1787 ईस्वी तक चला है। कब से कब चला है? 1758 से लेकर 1787 ईस्वी तक चला है। कैसा शासन? प्रत्यक्ष मराठा शासन। हमारे आपका भोसला प्रतिनिधि कौन है? भोसला प्रतिनिधि है हमारे बिंबाजी भोसला। बिंबाजी भोसला
और बिंबाजी भोसला को आपका भेजा जाता है कहाँ से, नागपुर से, कि जाइए आप कहाँ पे शासन कीजिए, छत्तीसगढ़ में शासन कीजिए। नागपुर की तरफ से बिंबाजी भोसला को भेजा जाता है। लेकिन बिंबाजी भोसला ने परिस्थिति का आपका फायदा उठाकर अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और इन्होंने आपका नागपुर के अधीनता को अस्वीकार करके छत्तीसगढ़ में कैसा शासन प्रारंभ किया, प्रत्यक्ष मराठा शासन की। और बिंबाजी भोसले ही आपको प्रत्यक्ष मराठा शासन करने वाले आपका प्रतिनिधि हैं हमारे। चलिए इसके फैक्ट देखते हैं बिंबाजी भोसले के बारे से। आपका इन्होंने परिस्थिति का लाभ उठाकर शासन किया, परिस्थिति का लाभ उठाकर क्या किया है, शासन किया है। चलिए इनके कार्य देखते हैं, कुछ विशेष कार्य हैं हमारे। जैसे कि हमारे कलचुरी वंश में, कलचुरी जो वंश था, कलचुरी वंश, उसमें रतनपुर और रायपुर है ना भाई, रतनपुर और रायपुर हमारे दो अलग अलग क्षेत्र थे। हम लोगों ने देखा था कलचुरी वंश में कि रतनपुर एक अलग शाखा थी और रायपुर एक अलग शाखा थी। तो बिंबाजी भोसले ने क्या किया, बिंबाजी भोसले ने रतनपुर और रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण कर दिया। क्या कर दिया भाई, प्रशासनिक एकीकरण कर दिया। प्रशासन को इसको एक कर दिया गया हमारा, किसके किसके, रतनपुर और रायपुर के प्रशासन को एक कर दिया। किस शासक ने जी, बिंबाजी भोसले ने। तो आपको प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किस आपका भोसला प्रतिनिधि ने आपका रायपुर और रतनपुर के प्रशासनिक एकीकरण का कार्य किया है, तो बिंबाजी भोसले ने किया है। और इन्होंने रतनपुर में, कहाँ पे भाई, रतनपुर में नियमित न्यायालय की क्या की, शुरुआत की, है ना। हमारे न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बिंबाजी भोसले ने रतनपुर में नियमित न्यायालय की क्या की है, शुरुआत की है। प्लस बिंबाजी भोसले ने आपका एक और विशेष कार्य किया, वह कार्य था आपका, इन्होंने परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं। क्या माने गए, परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं। कौन, बिंबाजी भोसला। परगना पद्धति का अर्थ है कि आपका जो 36 तो गढ़ में बटा था कलचुरी शासन व्यवस्था में, उसको पुनर्गठित करके सिर्फ आपका परगनों में पुनर्गठित करना है। ऐसे विचारधारा उत्पन्न किया था कि इस व्यक्ति ने, बिंबाजी भोसले ने। इसी कारण परगना पद्धति के सूत्रधार की संज्ञा दी गई है किसको, बिंबाजी भोसले को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में कब से कब शासन किया, 1758 से 1787। छत्तीसगढ़ में इन्होंने स्वतंत्र शासन किया, नागपुर की अधीनता को स्वीकार कर दिया। कलचुरी वंश में जो रतनपुर रायपुर अलग अलग क्षेत्र था, उसका प्रशासनिक एकीकरण कर दिए। रतनपुर में नियमित न्यायालय की क्या की, शुरुआत की। और परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं कौन, बिंबाजी भोसला। इनके अन्य कार्य देखिए, इनके कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो रतनपुर में कार्य, कहाँ पे भाई, रतनपुर में इनका कार्य, और एक इनका रायपुर में कार्य। ठीक है, दो रूपों में इसको हम बांट कर पढ़ेंगे। एक हमारे रतनपुर क्षेत्र में क्या कार्य किया, और एक हमारे रायपुर क्षेत्र में क्या कार्य किया। चलिए देखिए, रतनपुर में अभी अभी मैंने आपको बताया है कि इन्होंने नियमित न्यायालय की क्या की है, शुरुआत की है। नियमित न्यायालय की शुरुआत की है। ठीक है भाई, तो एक फैक्ट आपको याद रखना है, रतनपुर में नियमित न्यायालय की शुरुआत किस आपका ने किया है, तो बिंबाजी भोसले ने किया है। और रतनपुर में इन्होंने रामटेकरी मंदिर का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया,
रामटेकरी मंदिर का निर्माण कराया? यह क्वेश्चन आपका व्यापक में पीएससी में बहुत बार पूछा जाता है कि रतनपुर के रामटेकरी मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? तो बिंबाजी भोसला है। क्लियर है? रतनपुर में क्या क्या काम? तो नियमित न्यायालय की इन्होंने शुरुआत की और रतनपुर में रामटेकरी मंदिर का क्या किया? निर्माण किया। अन्य कार्य की बात करें रतनपुर में तो इनकी पत्नी का नाम था, पत्नी का नाम उमाबाई। क्या नाम है भाई? उमाबाई। इनकी पत्नी का नाम जो उमाबाई था, जब 1787 में, कब भाई? 1787 में बिंबाजी भोसला का क्या हो जाएगा? निधन हो जाएगा। ठीक है, 1787 में निधन हो गया किसका? बिंबाजी भोसला का। तो इनकी पत्नी का क्या नाम है? उमाबाई। इन्होंने अपने आप को सती कर लिया। क्या कर दिया? सती कर दिया। सती का अर्थ होता है कि उनके आपका आग में अपने आप को क्या कर दिया? जला दिया, है ना। प्राचीन काल में जो प्रथा चली है सती प्रथा, जिसके तहत पति के निधन पर पत्नी को भी जला दिया जाता है, उसी तरह की परिस्थिति थी और उमाबाई ने अपने आप को सती घोषित कर दिया और इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? जला दिया। इसी कारण छत्तीसगढ़ की प्रथम सती माना गया है किसको? प्रथम सती है हमारी कौन? उमाबाई, जो कि किसकी पत्नी है भाई? बिंबाजी भोसले की। तो याद रखना है, उमाबाई ने 1787 में बिंबाजी भोसले के निधन के वक्त आपको अपने आप को सती घोषित कर दिया और आग में जलकर अपने जीवन को आपको समाप्त कर दिया। इसी कारण छत्तीसगढ़ की प्रथम सती मानी गई है कौन? उमाबाई। और यह जगह नाम फेमस हो गया सती चौरा। क्या नाम जगह फेमस हुआ भाई? सती चौरा नाम जगह फेमस हुआ, जो कि कौन से क्षेत्र में है? रतनपुर क्षेत्र में हमारा प्रेजेंट है। और ये सब इंपॉर्टेंट है किसके बारे से? बिंबाजी भोसले के बारे से। क्लियर है? देखिए, इतिहास को रटना नहीं है, इतिहास को हमें व्यवस्थित तरीके से समझना है। व्यवस्थित तरीके से समझेंगे तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतिहास की परिभाषा ही कहती है कि बीते हुए घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो एक दूसरे घटनाओं को हमें कनेक्ट करना है तो हमें इतिहास बहुत ही सहज और सरल विषय के रूप में समझ आएगा। ठीक है, तो इनके रतनपुर के कार्य को याद रखना है। नियमित न्यायालय की शुरुआत की, रतनपुर में रामटेकरी मंदिर का निर्माण कराया। इनकी पत्नी उमाबाई ने 1787 में इनके निधन के वक्त अपने आप को सती घोषित कर दिया और सती हो गई, आपका जलकर अपने शरीर का आपको त्याग कर दिया और इनको छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या माना गया है? सती माना गया है। और जहाँ पे इन्होंने अपने जीवन का त्याग किया था वह जगह कौन सा है जी? सती चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। और वह कौन सा जगह में है? रतनपुर के सती चौरा नाम की जगह में प्रेजेंट है। क्लियर है? चलिए इसके हम कार्य देखते हैं। कहाँ पे? रायपुर में। रायपुर में जानते होंगे दूधाधारी मठ है, दूधाधारी मठ। ठीक है, याद रखना है रायपुर के जो दूधाधारी मठ है, इसके निर्माण में बड़ा योगदान था किसका? बिंबाजी भोसले का। ठीक है, तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि रायपुर के दूधाधारी मठ के निर्माण में किस भोसला प्रतिनिधि का सहयोग रहा है? तो वह होंगे हमारे बिंबाजी भोसला। और इस दूधाधारी मठ में आपका इसका जागीर या इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया गया था। संरक्षक नियुक्त किया गया किसे भाई? बलभद्र को। किसे नियुक्त किया गया था? बलभद्र को नियुक्त किया गया था। किसका? संरक्षक के रूप में, दूधाधारी मठ के रूप में। याद रखना है रायपुर में इसका कार्य क्या रहा? तो रायपुर में इन्होंने दूधाधारी मठ के निर्माण कार्य में योगदान दिया, प्लस जागीर या संरक्षक प्रदान कर दिया किसको? बलभद्र को, जो कि आप देख रेख करेंगे कौन से मठ का? दूधाधारी मठ का, जो कि कहाँ पे है? रायपुर में। तो इस तरह से रतनपुर और रायपुर इसके दो कार्य हो गए। इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपका इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए भैया हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
और हमारे जो बिंबाजी भोसले हैं उनके अन्य कार्य देखते हैं कि रायपुर और रतनपुर के अन्य आपके कौन कौन से क्षेत्रों में इन्होंने अपना कार्य किया। तो देखिए इन्होंने आपका दशहरा पर्व पर, कौन से पर्व पर, दशहरा पर्व पर स्वर्ण पत्र देने की शुरुआत की। स्वर्ण पत्र देने की क्या की है भाई, शुरुआत की है इन्होंने आपका बिंबाजी भोसले ने। तो आपको पूछा जा सकता है कि दशहरा पर्व पर स्वर्ण पत्र देने की प्रथा की शुरुआत किस आपका भोसला प्रतिनिधि ने की है, तो बिंबाजी भोसला ने की है। अन्य इसका कार्य है इन्होंने 2 जमींदारी क्षेत्रों का निर्माण कराया। 2 जमींदारी क्षेत्रों का क्या कराया, निर्माण कराया। वह कौन कौन से 2 जमींदारी क्षेत्र हैं कि, तो राजनांदगांव और खुज्जी। कौन कौन सा भाई, राजनांदगांव और खुज्जी 2 जमींदारी क्षेत्रों का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है किसको, बिंबाजी भोसले को। इन्होंने ही आपका राजनांदगांव और खुज्जी 2 जमींदारी क्षेत्रों का क्या किया है, निर्माण किया है। जमींदारी का अर्थ है कि उस क्षेत्र में जमींदार नियुक्त किया जाएगा और जमींदार के माध्यम से वहां से लगान का आपका टपोली है जो टैक्स है उसका संलग्न इकट्ठा कराया जाएगा। तो राजनांदगांव और खुज्जी जमींदारी क्षेत्रों का निर्माण किसने किया है, तो बिंबाजी भोसले ने किया है। इनका अन्य कार्य की बात करें तो इन्होंने उर्दू, गोड़ी और मराठी, क्या क्या भाई, उर्दू, गोड़ी और मराठी भाषा का प्रचलन कराया। क्या कराया, उर्दू, मराठी और गोड़ी भाषा का इन्होंने प्रचलन कराया है ना। किस क्षेत्र में, रतनपुर क्षेत्र में, क्योंकि रतनपुर में ही शासन कर रहे हैं आपका। तो आपको याद रखना है उर्दू, गोड़ी और मराठी भाषा का प्रचलन किस आपका प्रतिनिधि भोसला शासक ने कराया है, तो बिंबाजी भोसला ने कराया है हमारा। ठीक है। दशहरा पर्व पर स्वर्ण पत्र देने की प्रथा किसने शुरुआत की, बिंबाजी भोसला ने। 2 जमींदारी क्षेत्र राजनांदगांव और खुज्जी का निर्माण किसने कराया, बिंबाजी भोसला ने। उर्दू, गोड़ी और मराठी लैंग्वेज का आपका प्रचलन किसने कराया, बिंबाजी भोसले ने कराया। इन्हीं के शासन काल में आपका कोलब्रुक नाम का विदेशी यात्री भी आया था। कोलब्रुक नाम का कौन सा आया था, विदेशी यूरोपीय यात्री आया था। तो यह भी याद रखना है आपको कि किसके शासन काल में कोलब्रुक नाम का विदेशी यात्री आया है, पूछेगा तो आपका बिंबाजी भोसला है। ठीक है। बिंबाजी भोसला के बारे में इतना ही ये चीजें हैं हमारी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बिंबाजी भोसला जिन्होंने रतनपुर में आके शासन किया, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। इन्होंने रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण कराया, रतनपुर में नियमित न्यायालय की शुरुआत की और रतनपुर में अन्य इनके कार्य क्या है, तो राम टेकरी मंदिर का निर्माण कराया। इनकी पत्नी उमाबाई ने रतनपुर में ही आपका 1787 में आपका अपने आप को सती घोषित कर गई और आत्मदान कर दिया, समझिए जलकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। इसी कारण छत्तीसगढ़ की प्रथम सती मानी गई किसको, उमाबाई को। और रायपुर में इनका कार्य रहा कि इन्होंने आपका दूधाधारी मठ के निर्माण में सहयोग प्रदान किया गया और दूधाधारी मठ में आपका उसको संरक्षक बनाया गया था किसको, बलभद्र को। इनका अन्य कार्य रहा आपका दशहरा पर्व पर स्वर्ण पत्र देने की शुरुआत की, 2 जमींदारी क्षेत्र राजनांदगांव और खुज्जी की आपका शुरुआत की, उर्दू, गोड़ी, मराठी आदि भाषाओं का प्रचलन कराया और कोलब्रुक नाम का विदेशी यूरोपीय यात्री किसके शासनकाल में आया था, बिंबाजी भोसले के शासनकाल में। और इस तरह से बिंबाजी भोसला का जो शासन है वह प्रजाहितैषी एवं जनहितकारी था। कैसा शासन रहा भाई, प्रजाहितैषी और जनहितकारी शासन किया है किसने, बिंबाजी भोसले ने। बिंबाजी भोसले का निधन हो जाएगा कब, 1787 में। कब होगा, 1787 में निधन हो जाएगा। और अब
जो हमारा नागपुर है उसके राजा बनने के लिए 2 प्रतिनिधि थे। कितने प्रतिनिधि थे? 2 प्रतिनिधि थे। एक व्यंकोजी थे। कौन थे भाई? व्यंकोजी भोसला। और एक थे रघुजी द्वितीय। कौन कौन बने भाई? नागपुर में राजा बनने के प्रतिनिधि 2 लोग थे। एक व्यंकोजी भोसला थे और एक रघुजी द्वितीय थे। और कब की बात चल रही है? 1787 की। हमारे बिंबाजी भोसले का निधन हो चुका है। इनकी एक और पत्नी थी जिसका नाम है आपका आनंदीबाई। आनंदीबाई किसकी पत्नी है? बिंबाजी भोसला की। ठीक है, आनंद इसकी 2 पत्नी हमें मिल गया। बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम उमाबाई था जो कि सती चौड़ा में अपने जीवन को समाप्त कर ली है। और बिंबाजी भोसला की दूसरी पत्नी का क्या नाम है? आनंदीबाई। आनंदीबाई के हाथ में ही शक्ति थी। किसके हाथ में शक्ति थी? आनंदीबाई के हाथ में शक्ति थी, क्योंकि किसका निधन हो चुका है भाई? बिंबाजी भोसला का। और आनंदीबाई अब इन दोनों को देखेगा कि मैं किसको आपका राजा बनाऊं, रघुजी द्वितीय के बनाऊं कि किसको बनाऊं? व्यंकोजी भोसला को बनाऊं। तो आनंदीबाई ने अपने करीबी के रिश्तेदार, इनके आपका भतीजा था, करीबी का भतीजा था, भाई भतीजावाद यहाँ भी आपका चला है। आनंदीबाई ने अपने भतीजे, करीबी के भतीजे व्यंकोजी भोसला को राजा बनाया। और हमारा नेक्स्ट राजा 1787 के बाद कौन बना? व्यंकोजी भोसला। ठीक है, तो यहाँ तक की घटनाएं आपको याद रहना चाहिए। ये किया नागपुर का राजा बनने के 2 आपके प्रतिनिधि थे, रघुजी द्वितीय और व्यंकोजी भोसला। लेकिन पर्याप्त शक्ति किसके हाथों में थी? आनंदीबाई के। आनंदीबाई ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने नजदीक के भतीजे व्यंकोजी भोसला को क्या बना दिया? राजा बना दिया। और नागपुर के गद्दी पर बैठे गए कौन? आप व्यंकोजी भोसला। इतना को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हम लोग का इतिहास कहाँ पहुंचा है। तो व्यंकोजी भोसला हमारा राजा बन रहा है किसके निधन के बाद? जी, बिंबाजी भोसले के। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है? वास्तविक जो शक्ति है वह हमारे आनंदीबाई के हाथ में है, क्योंकि आनंदीबाई ने नियुक्त किया है किसको? व्यंकोजी भोसला को। देखिए अब व्यंकोजी भोसला के दिमाग में क्या आ रहा है? व्यंकोजी भोसला जी कहते हैं कि मैं आपका बिंबाजी भोसले की तरह छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष आपका रहकर शासन नहीं करूंगा, बल्कि मैं बैठूंगा कहाँ पे? नागपुर के गद्दी में। और वहां से आपका छत्तीसगढ़ में नियुक्त करूंगा क्या? सूबेदार। क्या नियुक्त करेगा? सूबेदार नियुक्त करेगा। कौन? व्यंकोजी भोसला ये सूबेदार नियुक्त करेंगे। छत्तीसगढ़ में अपने प्रतिनिधि कौन नियुक्त करेंगे? सूबेदार नियुक्त करेंगे। कौन? व्यंकोजी भोसला। और राजा कहाँ पे बनेंगे? नागपुर में रहेंगे। ठीक है, तो व्यंकोजी भोसला नागपुर में रहेंगे और छत्तीसगढ़ में नियुक्त करेंगे सूबेदार। इसी कारण इस शासन व्यवस्था को सूबा शासन कहा गया है। क्या कहा गया है? सूबा शासन कहा गया है। और यह सूबा शासन को एक और नाम दिया जा सकता है, अप्रत्यक्ष मराठा शासन। कैसा शासन? अप्रत्यक्ष मराठा शासन की संज्ञा दी गई है। किसके शासन काल को भाई? व्यंकोजी भोसला को। तो याद रखना है व्यंकोजी भोसला हमारे अप्रत्यक्ष मराठा शासन करेंगे। और इनके शासन काल को क्या नाम दिया गया है? सूबा शासन। हमारे छत्तीसगढ़ में सूबा शासन कब से कब चला है? तो 1787 से लेकर आपका 1818 तक। कब से कब भाई? 1787 से 1818 चलेगा हमारा कैसा शासन? आपका सूबा शासन। इसमें देखिए और कुछ फैक्ट है हमारे। व्यंकोजी भोसला को सूबा शासन का जन्मदाता कहा गया है। सूबा शासन का जनक कौन है पूछेगा तो व्यंकोजी भोसला है। ठीक है, सूबे शासन में ये बहुत सारे क्या नियुक्त करेंगे भाई? सूबेदार। और एक प्रश्न यह भी आता है कि सूबेदार की नियुक्ति किस पद्धति से होती है?
तो सूबेदार की नियुक्ति करने की पद्धति थी कि जो ज्यादा मात्रा में हमारे क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से टैक्स इकट्ठा करके देगा किसको, व्यंकोजी भोसला को, उसको आपका क्या बनाया जाएगा, सूबेदार बनाया जाएगा। कहने का अर्थ है कि यह जो शासन व्यवस्था है, सूबा शासन, यह एक आपका शोषणवादी व्यवस्था कह सकते हैं। कैसी व्यवस्था, शोषणवादी व्यवस्था, क्योंकि सूबेदार है वो आपका ठेका दे देगा उसको कि जाइए भाई उस क्षेत्र में ज्यादा टैक्स इकट्ठा करके देगा, उसी को मैं क्या बनाऊंगा, सूबेदार बनाऊंगा। तो जो सूबेदार है वह ज्यादा मात्रा में आपका अत्याचार करके आपका जनता से टैक्स इकट्ठा करेगा और देने का वादा करेगा किसको, भोसला राजकुमार को। इस कारण हमारा यह जो शासन व्यवस्था है, सूबा शासन, वह एक शोषणवादी शासन व्यवस्था मानी गई है और इसके जन्मदाता कौन है, व्यंकोजी भोसला। कब से कब चलेगा, 1787 से 1818। अब छत्तीसगढ़ में क्या नियुक्त होंगे भाई, सूबेदार, और पहले सूबेदार हैं हमारे महिपत राव दिनकर। कौन है भाई, महिपत राव दिनकर हमारे पहले सूबेदार हैं। इनको याद रखना है, बहुत बार पूछता है कि छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सूबेदार का क्या नाम है, तो महिपत राव दिनकर है। क्लियर है। महिपत राव दिनकर के बारे से देखें तो यह छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सूबेदार है, प्रथम सूबेदार है। दूसरा, महिपत राव दिनकर के शासनकाल में एक यूरोपीय विदेशी यात्री आया, इसके शासनकाल में विदेशी यात्री आया था फॉरेस्टर। कौन आया था भाई, फॉरेस्टर नाम का विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया पूछेगा तो महिपत राव दिनकर के शासनकाल में। महिपत राव दिनकर के ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका एक ही, ये प्रथम नियुक्त सूबेदार हैं और कौन सा विदेशी यात्री आया है, तो फॉरेस्टर नाम का विदेशी यात्री आया है किसके शासनकाल में, महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर के बाद बनेंगे हमारे विट्ठल राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर। देखिए विट्ठल राव दिनकर के बारे से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो विट्ठल राव दिनकर हैं, इनको छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जनक कहा गया है। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जनक किसको कहा गया है पूछेगा तो विट्ठल राव दिनकर को कहा गया है। याद रखना है आपको, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि बिम्बाजी भोसले ने विचार किया था कि हमारे छत्तीसगढ़ में आपका क्या पद्धति अपनाना चाहिए, परगना पद्धति। लेकिन परगना पद्धति को लागू किसने किया, तो विट्ठल राव दिनकर। तो परगना पद्धति को लागू करता कौन है छत्तीसगढ़ में पूछेगा तो विट्ठल राव दिनकर है और इन्होंने छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में बांटा। कितने परगनों में बांटा, 27 परगनों में बांटा। किसने, आप विट्ठल राव दिनकर ने। देखिए इसको आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं एक आपके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक घोषणा, आपका एक विचार आया बिम्बाजी भोसला का। बिम्बाजी भोसला का क्या आया, एक विचार आया कि ये जो गांव है, क्या है, गांव है, वह समस्त लोग इस तालाब का पानी पिएंगे। किसका पानी पिएंगे, इस तालाब का पानी पिएंगे। ऐसा विचार आया किसके मन में, बिम्बाजी भोसले के मन में। क्या है, बिम्बाजी भोसले के मन में विचार आ रहा है कि जो गांव है वह आपका समस्त लोग पानी पिएंगे, कहाँ से, तालाब से। ऐसा सिंपल क्या आ रहा है, विचार आ रहा है। लेकिन पानी पीना है, पानी पीना ही है, ऐसा लागू कर दिया ना कानून आपका किसने, तो विट्ठल राव दिनकर ने। इसी को कहा गया है कि बिम्बाजी भोसले ने आपका विचार दिया कि हमारे छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति होनी चाहिए, लेकिन उस परगना पद्धति को लागू किस व्यक्ति ने किया, विट्ठल राव दिनकर ने। और छत्तीसगढ़ को कितने परगनों में बांट दिया भाई, 27 परगनों में उन्होंने विभाजित कर दिया। याद रखना है
विठलराव दिनकर के शासनकाल में आपका मिस्टर ब्लंट, कौन भाई, मिस्टर ब्लंट नाम का 1795 में एक विदेशी यात्री का आगमन हुआ था। याद रखना, इस विदेशी यात्रियों से आपको प्रश्न पूछेगा। फॉरेस्टर नाम का विदेशी यात्री किसके शासनकाल में, महिपतराव दिनकर। विठलराव दिनकर के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आपका आया है, तो मिस्टर ब्लंट आया है 1795 में। हम लोगों ने देखा था कि 1795 में हमारा काकतीय वंश का शासन चल रहा था बस्तर क्षेत्र में, और बस्तर क्षेत्र में प्रवेश करके मिस्टर ब्लंट आपका उस क्षेत्र को देखना चाहते थे, उनके रहन सहन संस्कृति को, और उसका विरोध किया गया था जनजातियों के द्वारा, और एक आपका जनजातीय संघर्ष हुआ था, विद्रोह हुआ था, जिसका नाम क्या था, भोपालपट्टनम का संघर्ष। तो याद रखना है मिस्टर ब्लंट के आगमन पर हुआ था कब भाई, 1795 में। ठीक है, इसको चलिए आप नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट जो हमारे आपका और हमारे जिसके भी सूबेदार हैं उनके बारे से चर्चा करेंगे। चलिए भाई वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सूबेदार है उसका क्या नाम है, भवानी कानू। तो भवानी कानू का जो शासन काल है, इनका जो शासन काल है वह रहा है अल्पकालीन। कैसा रहा है, अल्पकालीन रहा है। कुछ समय के लिए शासन करते हैं, फिर उनका आपका निधन हो जाता है, उनका शासन समाप्त हो जाता है। तो याद रखना है भवानी कानू का शासन काल कैसा रहा, तो अल्पकालीन रहा। इसके बाद हमारे सूबेदार होंगे कौन, केशव गोविंद। केशव गोविंद सर्वाधिक समय तक यह आपका सूबेदार है। ठीक है, तो जितने भी हमारे अभी तक के अभी सूबेदार नियुक्त हुए हैं उन सभी में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया है, केशव गोविंद ने किया है, और यह सबसे योग्य शासक भी थे, सबसे योग्य सूबेदार। ठीक है भाई, तो दो फैक्ट इसके याद रखना है हमें। सर्वाधिक समय तक सूबेदार कौन रहा, तो केशव गोविंद रहा, और सबसे योग्य सूबेदार कौन रहा, तो केशव गोविंद हमारा रहा, जिन्होंने सर्वाधिक समय तक सूबेदारी का आपका कार्यभार संभाला था किस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। और केशव गोविंद के शासनकाल में देखिए एक विदेशी यात्री आया है इनके शासनकाल में। इनके शासनकाल में विदेशी यात्री आया जिसका नाम है हमारा कोलब्रुक। क्या नाम है भाई, कोलब्रुक नाम का 1799 में आया था आपका कोलब्रुक नाम का क्या, विदेशी यात्री। तो याद रखना है आपको कि कोलब्रुक नाम का विदेशी यात्री किस आपका सूबेदार के शासनकाल में आया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन है हमारे, केशव गोविंद है। इससे पहले हम लोगों ने बीरबाजी भोसले के भी शासनकाल में पढ़ा है। तो याद रखना दो व्यक्तियों के शासनकाल में आ रहा है, एक तो बीरबाजी भोसले के शासनकाल में, और एक कौन से आपका सूबेदार के शासनकाल में, केशव गोविंद के शासनकाल में। और इनके इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो पिंडारियों का आगमन प्रारंभ हुआ, इसी में शुरुआत होता है ना। याद रखना पिंडारियों का आक्रमण है वह किसके शासनकाल में शुरुआत होती है, तो आपका केशव गोविंद। इसके बाद हमारा हो जाता है बीकाजी गोपाल। बीकाजी गोपाल के बारे से देखिए इंपॉर्टेंट है। बीकाजी गोपाल का जो शासन है वह राजनीतिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। जिसका आपका शासनकाल है राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बीकाजी गोपाल के शासनकाल में व्योमकोजी भोसला का हो जाएगा निधन। व्योमकोजी भोसला का क्या हो जाएगा, निधन हो जाएगा। व्योमकोजी भोसला का भी निधन हो जाएगा, और हमारे रघुजी द्वितीय का भी क्या हो जाएगा, निधन हो जाएगा। देखिए दो लोगों का निधन जा रहा है। एक तो नागपुर में बैठे व्योमकोजी भोसला, उनका निधन हो गया, और एक अन्य आपका जो भोसला राजा बनने के प्रतिनिधि के रूप में थे रघुजी द्वितीय, उनका भी निधन हो गया। किसके शासनकाल में, बीकाजी गोपाल के शासनकाल में। एक और व्यक्ति है जिनका निधन हुआ था
परसों जी का निधन हुआ। परसों जी का भी क्या हो गया, निधन हो गया। तो आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस सूबेदार के शासनकाल में नागपुर के राजा ब्रह्मकोजी भोसले का निधन हो गया, परसों जी का निधन हो गया, और हमारे रघु जी द्वितीय का भी क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में आपका सरगुजा व छोटा नागपुर के मध्य, सरगुजा और छोटा नागपुर के मध्य क्या प्रारंभ हुआ था, विवाद प्रारंभ हुआ था, और पिंडारियों ने उपद्रव किया था। पिंडारियों ने क्या किया था, विद्रोह किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर, पिंडारियों की गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी आपका केशव गोविंद के शासनकाल में, लेकिन बीका जी गोपाल के शासनकाल में पिंडारियों का आक्रमण नहीं हुआ डायरेक्ट हमारे छत्तीसगढ़ में। और सरगुजा और छोटा नागपुर के मध्य क्या प्रारंभ हुआ, विवाद प्रारंभ हुआ। ब्रह्मकोजी का निधन, रघु जी का निधन, परसों जी का निधन हो गया आपका। और इस समय आपका अब छत्तीसगढ़ के वायसराय बनाए जाते हैं, वायसराय किसको भाई, छत्तीसगढ़ के वायसराय बनाया जाता है अप्पा साहब को। किसको बनाया जाता है, अप्पा साहब को बनाया जाता है छत्तीसगढ़ का क्या, वायसराय। ठीक है, और इसके बाद सीताराम टाटिया बनेंगे, यादवराव दिनकर बनेंगे। यादवराव दिनकर हमारे क्या हैं, अंतिम सूबेदार हैं। क्या भाई, अंतिम सूबेदार हैं। और हमारे जो वायसराय बने हैं अप्पा साहब, ये आपका 1816 में अंग्रेजों से, किससे, अंग्रेजों से हार जाते हैं। कौन सी लड़ाई में, सीताबर्डी की लड़ाई में, सीताबर्डी की लड़ाई होती है। और हमारे अप्पा साहब क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, और नागपुर का राजा बनना रहता है किसको, तो रघुजी तृतीय को। रघुजी तृतीय को आपका राजा बनना है नागपुर का, लेकिन रघुजी तृतीय छोटा क्या है, हमारे छोटे हैं। इस कारण रघुजी तृतीय तो राजा बना दिए जाते हैं, गद्दी पर बैठा दिए जाते हैं, लेकिन आपका शासन करेंगे अंग्रेज लोग। अंग्रेज लोग आपका छत्तीसगढ़ में अधीक्षकों के माध्यम से शासन करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अंग्रेजों के अधीन मराठा शासन। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, है ना। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो आप उसको आपका लाइक कीजिए, और यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, ताकि आपके कमेंट को पढ़कर हमें महसूस हो कि आपका वीडियो आप कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और छत्तीसगढ़ आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका पेपर 14 फरवरी को है, तो आप पर्याप्त समय देकर अपने आप का स्टडी पे फोकस कीजिए। और जो हमारा विषय है छत्तीसगढ़, इसको तो आप विशेष रूप से अध्ययन कीजिए, क्योंकि यह 50 नंबर का आपका 50 क्वेश्चन आएगा CGPSC में, जो कि 100 नंबर का रहेगा। और यदि आपका CG आपका तैयार हो गया, हिस्ट्री है, CG जियोग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, हमारा प्रशासन है, तो आपके बहुत सारे प्रश्न आपका बन जाएगा। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।